हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को आज से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे भी पूछा था कि क्या मैं आपके लिए किरण पब्लिकेशन की जो जीके की आपकी पीवाईक्यूज बुक है उसको स्टार्ट करूं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग का सेशन है, तो इसमें मुझे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा कि हम अपनी सीरीज़ को किस तरीके से फॉलो करेंगे। हम अपने सेशन में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ से मैं आपको ये चीज़ समझाने का कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन अपने आप में अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। मैं वो काम नहीं करूँगा कि आपके सामने ऑप्शन आए और बस आपको बता दिया कि भाई इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा और मैं आगे बढ़ता रहूँगा इसमें। और आपको भी याद रखना है, जो आपको पी वाई क्यूज़ का बोला जाता है कि आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप पी वाई क्यूज़ को पहले करें। तो पी वाई क्यूज़ को करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसका आपको आंसर पता चला, अरे भाई इसका तो दूसरा आंसर है और आप आगे बढ़ गए। नहीं, पी वाई क्यूज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप उस कंडीशन में उठा पाएंगे जब आप उनसे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड इर्द गिर्द की चीज़ें पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्चुअली में ये हुआ क्या था, ऐसा क्यों हुआ, इसके आसपास की चीज़ें क्या हैं। अब देखिए, आपका ये 1999 से पेपर होते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं फॉर एन एग्जांपल आपसे बोलता हूँ कि भाई लोथल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप देखेंगे कि पी वाई क्यूज़ में ना आपके इसी सिंगल टॉपिक से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट बन चुके होंगे। अब आपको 10 क्वेश्चन एक सिंगल छोटी सी एंटिटी के बारे में पता है, यानी कि आपको उस रिलेटेड टॉपिक से छोटी मोटी जानकारी है। और आपको एग्जाम में अगर इसके इर्द गिर्द का कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। और यही मेन रीज़न होता है जब आप पी वाई क्यूज़ की तैयारी करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो आपका टेलीग्राम है और उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिया गया है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पर मैं डेली आपके लिए 10 से 12 करंट अफेयर्स की न्यूज़ डालता रहता हूँ और टेलीग्राम पर आपको रेगुलर वीडियोज़ के लिंक मिलते रहते हैं, तो आप उन्हें जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करूँगा। माई नेम इज़ रॉबिन, दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाई मी। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है आपके सामने, दी फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई दी। तो देखिए, कुछ एक्ट्स उस टाइम पर लाए गए थे। इन एक्ट्स के हिसाब से डिसाइड किया गया था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर हमें भारत के लिए रखना होगा वो किस एक्ट के द्वारा रखा गया, ये आपको बताना है। बहुत सारे एक्ट्स आए थे। अब हर एक्ट की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रही है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे आपको जानकारी देनी होगी और आपको बताना होगा कि भाई एक्चुअली में वो कौन सा एक्ट था। तो देखिए, आपका एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या हुआ था, इसमें फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट लगाया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। और ये क्या करते हैं, इन्होंने मेजर अपने 3 गोल रखे थे। उन 3 गोलों में इनका सबसे पहला जो काम था वो था कि एक ये लूज फेडरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर दे देता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो आइडिया था उसे पुट फॉरवर्ड पहली बार कब रखा गया था, तो वो रखा गया था 1935 में, जो कि आपका ब्रिटिश इंडिया का पहला मेजर गोल था कि हम ऐसा करेंगे। दूसरा दूसरा इनका जो मेन चीज़ थी वो थी कि जो आपके प्रोविंशियल होंगे, प्रोविंशियल जो एरियाज़ होते हैं उनको हम क्या देंगे, ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराएंगे, कि उनको ऑटोनॉमी दे देंगे, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तीसरा जो इनका मेन एम था, उसमें ये क्या कोशिश कर रहे थे कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं देश के अंदर, उनके इंटरेस्ट को लेकर हम उन्हें सेफ गार्ड प्रोवाइड कराएं। तो ये मेजर जो थे इनके ये इंटरेस्ट थे। अब उसके साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूं, एक्चुअली में ये आपका फेबररी में आया था, ये याद रख लेंगे कि फेबररी 1937 में। इसके बाद आपका 1935 के बाद 1937 फेबररी में आपका क्या होता है, जो आपका प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनके रिलेटेड जो चीज़ें थी वो भी आपका दी गई थी कि भाई उनको भी हम देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, लेकिन कुछ एम्बिग्यूटीज आ गई थी। ठीक है, अब उन्हीं एम्बिग्यूटीज के हिसाब से जो आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो आपका उस हिसाब से रखा गया था। और 1937 में जाकर आपके पहली बार क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड जानकारी थी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि भाई वो कौन सा मेन रीजन था जिनका सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहा भारतीय संविधान के निर्माण करने में। तो देखिए, ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी इंपॉर्टेंस अभी हमने पीछे भी जानी कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंस रखने हमें वहाँ पर समझ में आए थे। तो जो मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के दौरान इसको समझा गया और यहाँ पर इसको क्या किया गया, रियलाइज़ किया गया।
सबसे पहली चीज़ क्या थी, मैंने आपको बताया कि फेडरल स्कीम के बारे में हुआ, उसके बाद ऑफिस और गवर्नर के बारे में इसमें चीज़ें डिसाइड की गई। आपका फेडरल जुडिशरी किस तरीके से काम करेगा, इमरजेंसी पावर्स को किस तरीके से काम कराया जाएगा, वो सभी चीज़ें आपकी इस एक्ट में डिसाइड की गई। ब्रिटिश जो थे ये बेसिकली यहाँ पर आप कोशिश कर रहे थे कि जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स हैं उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पर आइडियाज़ थे। इसके बाद कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आप जैसे बाकी के कंट्रीज़ थे वो जिस तरीके से काम कर रहे थे, तो कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ से हम क्या आइडियाज़ लेकर आ पाएँ ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को फ्रेम करने का जो काम है उसे आगे लेकर जा सकें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किस तरीके से लेकर आएंगे, मतलब ये जो पूरा कामकाज था ना भारतीय संविधान के निर्माण करने में, उसको फ्रेम करने में, ये जो पूरा आइडिया था ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही स्टार्ट हो गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका, और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड वे में पूछा गया है, व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। देखिए जो संविधान है वो भारत को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, भारत को, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जो हमारा संविधान है वो भारत को बताता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं उनका यूनियन क्या कहलाएगा, हमारा भारत देश कहलाएगा, यही बताता है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जैसे ही हमने भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया, इसके साथ ही हमने बता दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया ऑफिशियली एक क्या बन जाएगा, मॉडर्न एंड कंटेम्प्ररी रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन जाएगा, जो कि रिप्लेस कर देगा किसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एज द कंट्रीज फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है वो इंडिया को क्या करता है, इट डिक्लेयर्स इट टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि अपने सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी प्रोवाइड करने की बातें करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसे आपका भारतीय संविधान भारत को बताता है। नेक्स्ट है आपका दिस सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। तो देखिए बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स थे जो कि अलग अलग देशों के संविधानों में उन्हें अडॉप्ट किया गया, उन्होंने बनाया या फिर ओरिजिन वहाँ पर किया। तो ये क्वेश्चंस आपके जनरली पूछ लिए जाते हैं, और क्योंकि भारत का संविधान काफ़ी बाद में बना था, तो हमने कोशिश करी थी कि हम दूसरे देशों में ऑलरेडी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हाईलाइट किया गया है, तो हमने वहाँ से चीज़ों को अडॉप्ट किया और इसी से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कि जुडिशरी के द्वारा जो भी आपका डिसीजन दे दिया जाता है या फिर उसको रिव्यू करने की बात होती है, वो आपका ओरिजिनेटेड कहाँ पर होता है। तो देखिए ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम है ये ओरिजिनेटेड हुआ था आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं थ्रू जुडिशियरी। ठीक है, जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव होगी या फिर जो भी हमारी लेजिस्लेटिव होगी, उनके द्वारा जो भी काम करे जाएंगे उन्हें हम एक बार उनको चैलेंज करके अपनी जुडिशरी के द्वारा उन्हें रिव्यू करा सकते हैं। और यही आइडिया को पूछा गया कि एक्चुअली में कौन से देश में इसका ओरिजिन हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, यूएसए में। अब इसको अगर मैं आपसे एग्जांपल देने की बात करूं तो इसमें हम यही बताने की कोशिश करते हैं कि हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, जहां पर जो जुडिशरी है वो क्या है, उन 3 ब्रांचेज में से एक है जो कि आपकी गवर्नमेंट की आपको बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ आपसे पूछा गया है कि जो आपसे पूछा जाता है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, आप बताइए कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन। जब हम किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी इंसान को इस तरीके से डिटेंट कर लेते हैं कि हम उनसे इंटेरोगेट नहीं करना चाहते हैं, तो उसको ही हम नाम देते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक आपका इम्प्रिजनमेंट जैसा काम करता है, जो कि प्यूटेटिवली आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई अपराध वगैरह किया हो। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप क्या करेंगे कि इसको इम्प्रिजन कर सकते हैं, लेकिन आप इनसे इंटरोगेट नहीं कर सकते। इसका अर्थ सिर्फ आपसे यही बोला जा सकता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ये फील करती है कि जो पर्सन है उसकी लिबर्टी को या फिर वो किसी की लिबर्टी को थ्रेट दे रहा है, या फिर वो लॉ को, जो देश का जो लॉ है या फिर ऑर्डर है उसके लिए वो आपका एक थ्रेट बना हुआ है, या फिर देश की यूनिटी को वो क्या कर सकता है, थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। मतलब हम उसको अरेस्ट कर लेंगे बट उसके साथ कोई भी हम इंटेरोगेशन नहीं करेंगे। यही चीज़ बताती है आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि आपको यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट देगा। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया।
तो देखिए आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, गठित किया गया था। अब आपको बताना है कि बेस क्या थे उसके, रीज़न क्या था, मतलब किस बेस पर उसको गठित किया गया था। जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था ना 1946 में, उसी के तहत ये डिसाइड किया गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को गठित किया जाएगा। यही मेन इसका बेसिस था। अब इससे रिलेटेड मैं बातें करूं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसे इलेक्ट किया गया आपका किस लिए, कि वो भारत का संविधान आपका लिखेंगे। और ये बात किससे निकली थी, जो कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने आगे रखा था। अब इसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसको इस तरीके से सेटअप किया गया कि जो इंडिया है वो स्टिल आपका ब्रिटिश रूल के अंदर था। कुछ नेगोशिएशंस इंडिया के लीडर के द्वारा करनी पड़ी, जिसमें आपका 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर भेजा गया था। जो असेंबली मेंबर्स थे उन्हें इलेक्ट किया गया था इनडायरेक्टली, ठीक है, बाय द मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल, जो भी प्रोविंशियल आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी इनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो यही मेन बेसिक रीज़न था जिसके बेसिस पर आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए अगेन मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो कि दूसरे देशों ने दूसरों से हमने बोरो किए। अब यहाँ पर किसकी बात करी गई है, प्रोविजन ऑफ फेडरेशन, जो कि हमने बोरो किया है वो कौन से देश से किया है। तो देखिए कनाडा से हमने ये चीज़ आपकी बोरो करी है, जिसके अंदर हम बताते हैं प्रोविजन ऑफ फेडरेशन। अब देखिए जो बेसिक फीचर हैं भारतीय संविधान के वो आपके किस पर बेस है, 1935 वाला जो हमारा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उस पर बेस थे। लेकिन उन बहुत सारे फीचर्स के साथ साथ बहुत सारे फीचर्स हमने बाकी के देशों से लिए थे, ये भी आपको पता है। लेकिन कैनेडियन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हमने बोरो किया अपना क्या, फेडरल क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि आपका ये बताएगा कि जो फेडरल सिस्टम जिसमें हम सेंटर को क्या करेंगे, मेनली स्ट्रॉन्ग करने की बात करेंगे। बाकी यहीं से जो आपकी पावर डिवीजन होगी वो आपकी स्टेट्स के पास जाएगी, ठीक है, और यही हमारा रेजिडुअल जो पावर्स थी उसका हिसाब किताब बनाएगा। तो ये आपका कहाँ से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1946। तो देखिए जनरली जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसमें कौन कौन से मेंबर थे, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया था, ये आपको पता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट अ मेंबर मतलब कौन उनमें से नहीं था। देखिए ये चीज़ आपको पता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत में आई थी उसे इलेक्ट किया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे भारत का। जो उसमें प्रोमिनेंट मेंबर्स थे उसमें कौन कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य JP कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्रीमती सरोजनी नायडू थी, श्री हरे कृष्णा मेहताब थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, श्री शरद चंद्र बोस थे, श्री राजगोपालचारी थे, श्री M आसफ अली थे। तो काफ़ी सारे लोग थे, इन सभी की डिटेल आपको पता चलती रहेगी धीरे धीरे हर क्वेश्चन में। तो इनमें से आपका जो भी मैंने नाम लिया उसमें से कौन सा नाम है, महात्मा गांधी, ये आपके नहीं थे इसके मेंबर, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी और अब्दुल कलाम आज़ाद ये इसके मेंबर थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए बहुत ही आसान सा ये आपका क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड वे में पूछा गया है। तो चेयरमैन जो थे ये आपके कौन थे, भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया, जिसमें आपका भीमराव अंबेडकर को चेयरमैन गठन के लिए बोला गया। अब देखिए इनके साथ और भी 6 आपके मेंबर्स थे जो कि इन्हें असिस्ट करने के लिए बनाए गए थे। जैसे कि उसमें आपका KM मुंशी थे, होम मिनिस्टर थे, जो कि मतलब KM मुंशी क्या थे, होम मिनिस्टर थे उधर के आपका बॉम्बे की साइड के, ठीक है। अलादी कृष्णमूर्ति थे और उसके साथ और भी कुछ थे, N गोपाल स्वामी भी थे। तो ये कुछ लोग थे जो कि इनके साथ थे। लेकिन आपसे अगर चेयरमैन के बारे में पूछा जाए तो वो आपके कौन हो जाएंगे, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है आपका इंडिया इज़ ए रिपब्लिक, क्यों भारत को रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है, आपको बताना है ऐसा क्यों। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। तो कोई भी अगर देश एक रिपब्लिक कंट्री है तो वो इसी कारण होती है क्योंकि उसका जो हेड होता है उसे इलेक्ट किया जाता है, यानी कि चुनाव होते हैं और उसे इलेक्ट किया जाता है किसी डेफिनेट पीरियड के लिए। और जिस भी कंट्री में ऐसा होता है उसी कंट्री को हम बोल देते हैं रिपब्लिकन कंट्री, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है सुप्रीम हेड को, और इसी को हम रिपब्लिक प्रोसेस बोल देते हैं क्योंकि डेफिनेट जो डेफिनेशन है आपकी रिपब्लिक की वो क्या होती है,
वो आपकी क्या होती है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल whom दे रिप्रेजेंट। तो अलग अलग जगह से चुन चुन के आते हैं और वही फिर चुनाव करते हैं मेन हेड का, इसीलिए हम इसे रिपब्लिकन कंट्री कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो देखिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे रखा गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है BN राव। अब BN राव के बारे में बताऊँ तो ये आपके ब्यूरोक्रेट भी थे, जूरिस्ट भी थे, डिप्लोमेट भी थे और काफ़ी मतलब इनको जाना जाता था अपने इनके रोल के लिए, और इसी हिसाब से इनको जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए इन्हें क्या रखा गया था, एडवाइज़र बनाया गया था। अब देखिए इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, 1950 से लेके 1952 में इन्होंने क्या किया था, अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र का, लेकिन 1950 से 1952 में ये आपके क्या थे, इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी एडवाइज़र्स भी थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने 1950 से 1952 तक UN में भी भारत का पक्ष रखा था और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, एडवाइज़र भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो देखिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला फंड है ना, उसमें क्या होता है कि रेफरेंडम नाम की चीज़ होती है जो कि कराई जाती है। मतलब हर व्यक्ति को ये राइट दिया जाता है कि आप आइए और अपनी राय दीजिए, उसी राय पर हम क्या करेंगे, जो भी अगर हमें नियम लागू करना होगा उसी बेस पर हम करते रहेंगे। वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी उस तरीके की नहीं होगी कि भाई अलग अलग क्षेत्रों से आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुनकर आएंगे फिर अपना वो हेड को बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करी गई है, तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, जहाँ पर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बात होती है, उसके लिए आपका रेफरेंडम कराया जाता है और उसी बेस पर आपके रूल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेकुलरिज्म एज सर्वधर्म संभव। देखिए बताना है कि भाई वो प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन थे जिन्होंने जो भारत का सेकुलरिज्म है उसे क्या डिस्क्राइब किया है, सर्वधर्म संभव के रूप में हमेशा डिस्क्राइब किया है। तो देखिए ये हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने स्लोगन दिया था जिसे आप इन्होंने मतलब आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था इनके ऊपर। अब इन्हीं की परस्यूट को और इन्हीं के ड्रीम को देख कर के भाई जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसमें हम ये देखेंगे कि यूनिटी हम बना पाएँ, इसी बेस पर इन्होंने ये वाला आपका नारा दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से बताना है वो कौन सा देश है जिनका अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका लिखित है, लेकिन एक ऐसा देश भी है जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। तो देखिए ये है आपका यूके का जो संविधान है वो आपका अनरिटन है, ये आपका यहाँ से पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कब अडॉप्ट हुआ, कब इसको लागू किया गया, ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था, ये आपसे यहाँ से पूछा। ठीक है, और इफेक्ट में कब आया था, इफेक्ट में आया था ये आपका 26 जनवरी 1950 में। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने 15 क्वेश्चन देखे। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।